हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एक ही बात है, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू आपको पता भी है, सेम ही चीज़ होती है। ठीक है, अब देखो इसको हम करेंगे कैसे, मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट की। उसके लिए पहले ये चीज़ पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। मतलब वो क्या डिफाइन कर रहा है कि ये वो वैल्यू होगी स्टेडी करंट में जो कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जनरेट करे जो कि अल्टरनेटिंग करंट ने जनरेट किया। समझ रहे हो? देखो इसका सिंपल सी एक कहानी को समझो। देखो अल्टरनेटिंग करंट आपको पता है कैसा होता है, इस तरीके से होता है। ठीक, यहाँ पर इसकी स्मॉल वैल्यूज़ पे ये वैल्यू आती है। ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसका एवरेज निकालना, कई बच्चे सोच रहे होंगे इन सबको ऐड कर दें और जितनी टर्म्स होंगी उसको डिवाइड कर दें। अब ये तो पता नहीं ना कितनी टर्म्स होंगी, यहाँ बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ भी होंगी। समझ रहे हो ना, कितना हम लेकर चलेंगे कि इसका प्रॉपर हम निकाल पाएँ एवरेज। समझ रहे हो? देखो एक चीज़ तो समझना, एवरेज वैल्यू अगर मैं फुल साइकिल की बात कर रहा हूँ तो वो जीरो होगी। वो जीरो कैसे होगी? देखो जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की आएगी, ठीक है, वही वैल्यू यहाँ से यहाँ तक में क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो प्लस माइनस करके क्या हो जाएगी, वो तो कैंसिल हो जाएगी, तो जीरो आएगा आंसर। ठीक है, तो इसलिए जो हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं वो हाफ टाइम पीरियड की निकालते हैं, t/2 तक के लिए निकालते हैं सिर्फ। ठीक है, अब इस चीज़ को समझना कि यहाँ तो पॉसिबल नहीं है इस तरीके से हम पता नहीं कितनी वैल्यूज़ लें, क्योंकि आपको पता ही है एवरेज वैसे कैसे निकलती है, जितनी भी टर्म्स हो, जैसे मान लो 5 टर्म्स हैं तो 5 टर्म्स यहाँ ऐड करेंगे और नीचे 5 से डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से निकलता है। लेकिन यहाँ पर तो पता नहीं कितनी वैल्यूज़ होंगी ना, हम कितनी वैल्यूज़ लेके चलें। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में भी वैल्यू होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसका एवरेज निकालना। तो क्या सोचा गया इसके लिए, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए ये चीज़ सोची गई कि जैसे मान लो, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे मान लो ये एक कंडक्टर लिया हमने, ठीक है, और इसमें दी हमने AC सप्लाई। ठीक, और इसमें जो करंट आया वो आपके पास मान लो हमने I0 करंट कहा कि इसमें आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ को समझना, I0 कह लो या I कह लो इसमें, ठीक है, मैंने मैक्सिमम वैल्यू रख दी। क्लियर? अब एक चीज़ को समझना कि हाफ टाइम पीरियड में, ध्यान देना, हाफ टाइम पीरियड में यहाँ पर जितना चार्ज जनरेट होगा, ठीक है, मान लो ये हमने कहा QAC, जितना ये चार्ज जनरेट हुआ। ठीक है, अब हमें करंट की तो वैल्यू नहीं पता, एवरेज वैल्यू हम कैसे निकाल लें इस चीज़ में। ठीक है ना, तो हमने क्या सोचा है कि इस करंट जो हमने ये करंट दिया है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो हमने दिया है, ठीक है, इसके हाफ टाइम पीरियड में जितना चार्ज जनरेट हुआ, ठीक है, जितना चार्ज जनरेट हुआ वो चार्ज हम इसी सेम सर्किट, मतलब इसको रिप्लेस कर देंगे हम इस किससे, अब DC से। ठीक है, अब DC से जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये रहा कंडक्टर और ये रहा आपके पास ये सेल। क्लियर? अब हम क्या कह रहे हैं, इसमें जो करंट आया, लेट इट बी से कि ये IM करंट है, मीन करंट जो मैंने इसको ले लिया। ठीक है, इस करंट पे उतना ही चार्ज जनरेट हुआ जितना यहाँ ये चार्ज जनरेट हुआ। मतलब मैंने क्या किया, जितना यहाँ चार्ज जनरेट हो रहा था उतना ही चार्ज यहाँ जनरेट किया, मतलब करंट हम बढ़ाते गए। ठीक है, उतना चार्ज ये जनरेट हुआ। क्लियर? जब इसके इक्वल ये चार्ज आ गया, समझ रहे हो, तो हमने ये वाला करंट देख लिया कि कितना है, तो इस करंट पे भी वही चार्ज आ रहा है जो कि AC में था, तो हम AC में भी यही करंट एवरेज मान लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? दोबारा समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और सिर्फ हमें यहाँ डेरिवेशन नहीं समझनी है। ठीक है, मेनली आपको कंसेप्ट भी समझना है कि एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की कौन सी होगी। देखो अभी मैंने आपको बताया नॉर्मल एवरेज हम नहीं निकाल सकते, तो हमने क्या किया, एक AC सर्किट लिया और उसमें हाफ टाइम पीरियड पे देख लिया कि कितना चार्ज आया। क्लियर? फिर उस सर्किट में ही AC को रिप्लेस कर दिया DC से, समझ रहे हो, फिर उतना ही चार्ज जनरेट करवाया और देख लिया कि वो चार्ज कितने करंट पे आ रहा है। समझ रहे हो, वो चार्ज कितने करंट पे आ रहा है, क्योंकि इसमें तो करंट देखना ईजी है। क्यों है? क्योंकि इसमें सेम डायरेक्शन में करंट रहता है, ना वेरी करता है DC करंट, तो समझ रहे हो। तो हम क्या करते गए, इसमें वैल्यू चेंज करते गए करंट की कि वो कितने करंट पे उतना ही चार्ज जनरेट करता है जो कि AC में हुआ था। तो हमने देख लिया AC में इतना चार्ज जनरेट हुआ, तो DC में भी उतना ही चार्ज जनरेट करवाया और वो करंट की वैल्यू देख ली जिस पे ये जनरेट हुआ, तो यही करंट की वैल्यू हम मान लेंगे AC में भी एवरेज होगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? इसको मैंने नाम दिया है, वैसे ये नॉर्मल एक करंट है जिस पे हमने देख लिया कि QDC इक्वल आया QAC के, और इसको नाम फिर हमने M दे दिया ताकि I मीन पता चल जाए हमें कि ये एवरेज वैल्यू है किसकी, AC करंट की। समझ रहे हो? इतनी बात समझ में आई या नहीं? DC की हेल्प से हमने क्या किया, AC की एवरेज वैल्यू ले ली, बस इतनी बात समझ लेना। क्लियर हो रही है बात या नहीं? बार बार इस चीज़ को समझ लो। AC की हम एवरेज नहीं निकाल सकते थे, हमने क्या किया, AC जब हमने सप्लाई दी तो हमने देख लिया कि हाफ टाइम पीरियड में कितना चार्ज जनरेट हो रहा है। ठीक है, उतना ही चार्ज DC में भी जनरेट करवाया सेम सर्किट के लिए, और करंट की वैल्यू देख ली कि किस करंट पे उतना ही चार्ज जनरेट हुआ।
तो उसी करंट को हमने AC का करंट मान लिया कि AC में ये एवरेज करंट हम लेकर चलेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है बताओ? क्लियर है? अब इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो हम इस डेफिनेशन को समझ लो। देखो क्या कह रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड जनरेट, देखो क्या कह रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, वो वैल्यू स्टेडी करंट या डायरेक्ट करंट की विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जो कि जनरेट करे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज इट जनरेटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट, जो कि अल्टरनेटिंग में जनरेट हुआ इन द सेम सर्किट फॉर द हाफ टाइम पीरियड। बार बार बोल रहा हूँ हाफ टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, फुल टाइम पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू AC के अंदर क्या होती है, 0 होती है। ये चीज़ याद रखना। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। अब हम वैल्यू निकाल लेंगे IM की, IM मतलब मीन। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं बताओ? क्लियर हो रही है चीज़? ठीक है, क्लियर। अब देखो कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ आई नोट क्यों लिखा है। जिनको कन्फ्यूजन है वो आई नोट की जगह आई ही लिख लेना, ठीक है। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल लिखा था आई नोट, ठीक है। आई नोट हम वैसे यहाँ पर मैंने क्यों कट किया इसको, क्योंकि वो पीक वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है, पीक वैल्यू ही चलेगी इसमें हमेशा, तो इसलिए नॉर्मल आई भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ M क्यों लगाया, क्योंकि ये DC का करंट था और वही करंट को हमने क्या माना, AC का एवरेज माना, इसलिए उसको M लिख दिया, मीन करंट लिख दिया। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो अब डेरिवेशन में चलते हैं, बहुत हो गई डिस्कशन इसके बारे में। तो देखो डेरिवेशन की बात करते हैं हम इसमें। देखो अगर हम AC की बात करें, इसमें हम लेट कर लेते हैं कि लेट DQ जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है इन स्मॉल टाइम DT, स्मॉल टाइम में स्मॉल चार्ज जनरेट हो रहा है, तो ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे लेट DQ बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल टाइम DT। क्लियर? ये चीज़ यहाँ पर कुछ मत करना, ये सब रफ में आपको सिर्फ समझाने के लिए थी एक कहानी। क्लियर? तो DQ है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है इन स्मॉल टाइम DT। क्लियर? अब आपको पता है जो करंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। और अगर स्मॉल चार्ज की बात कर रहे हैं हम तो DQ और स्मॉल टाइम में आ रहा है ये, तो I इक्वल टू में DQ/dt होगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? यहाँ से DQ की वैल्यू निकाल दो। देखो DQ की वैल्यू आ जाएगी I इंटू में DT। ये चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है, वो यहाँ पर लिखते हैं, ये भी सब यहाँ रफ में ही हो रहा है काम, ठीक। तो यहाँ पर ये लिख देंगे हम DQ इज इक्वल टू में I dt। ये आपको पता चल गया कहाँ से आई है इक्वेशन। क्लियर? उसके बाद बट जो I की वैल्यू होती है वो आपको पता है I नॉट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन बताई थी मैंने आपको पिछली वीडियो में, ठीक है। I इक्वल टू में क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी। इस वैल्यू को यहाँ ऊपर पुट करो तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, DQ इक्वल टू में I की वैल्यू हो गई I नॉट साइन ओमेगा टी और dt। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो ये तो स्मॉल चार्ज था, अगर हमें पूरा चार्ज की बात करनी है T/2 टाइम पीरियड के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट का मतलब ही क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना, ठीक है। तो इनको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा हाफ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। देखो इंटीग्रेट करो इसको, DQ जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से Q तक, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है I नॉट साइन ओमेगा टी dt, इसमें देखो ज़रा I नॉट तो यहाँ पर हमारे पास पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, ठीक है। तो यानी कि साइन ओमेगा टी ही हमारा जो है ये इंटीग्रेट होगा। तो यहाँ पर मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ इंटीग्रेशन, ये चलेगा आपका 0 से कितना टाइम पीरियड था के लिए बोल रहा था हमने, हाफ टाइम पीरियड के लिए, यानी कि T/2 तक चलेगा ये, ठीक है। तो 0 से T/2 के लिए करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? सिंपल है कहानी, ठीक है। अब जो मैंने आपको बोली थी बात कि I नॉट को बाहर ले लो आप और ये सिंपल इंटीग्रेट करो साइन ओमेगा टी dt को, और ये देखो DQ की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, देखो आपके पास Q और ये लिमिट यहाँ से 0 से Q चलेगी। तो आपको पता है ये क्या होती है, अपर लिमिट यहाँ पुट करेंगे Q की जगह Q ही आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो Q माइनस 0 आ जाएगा। समझ रहे हो? ये तो आता होगा आपको करना, लिमिट्स पुट करनी, अपर लिमिट पुट करते हैं फिर ये लोअर लिमिट पुट करते हैं। क्लियर? अब यहाँ की बात कर लेते हैं, ये I नॉट, ठीक है। इंटीग्रेशन बताओ ज़रा साइन ओमेगा टी की क्या होती है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन होती है देखो माइनस के कोस ओमेगा टी। क्लियर? और साथ में ये ओमेगा टी है तो ओमेगा टी के लिए हम क्या लगाएंगे, इसका नीचे ओमेगा लगा देंगे। अगर आपको याद हो जब हम डिफ्रेंशिएशन करते थे तो ये ओमेगा टी का ओमेगा मल्टीप्लाई होता था, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये ओमेगा टी का सिंपल ओमेगा नीचे डिवाइड हो जाता है। क्लियर? ये बात याद रखनी है आपको। क्लियर है?
और ये लिमिट जा रही है 0 से t/2 तक। क्लियर। अब देखो ज़रा, माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस का I0, और ये ओमेगा भी बाहर ले लेते हैं। क्या बचा सिर्फ अंदर, कोस ओमेगा t, और साथ में ये है t/2 से 0। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, ठीक है। अब देखो ज़रा, यहाँ पर ये टाइम की है जो लिमिट है, ठीक है ना, तो ये टाइम में ही पुट होगी, समझ रहे हो। तो किस तरीके से पुट करते हैं ये हम, माइनस का I0 ओमेगा, देखो ध्यान से, कोस ओमेगा है, ठीक है। ओमेगा की जगह एक बात बताओ मुझे, क्या हम 2πf लिख सकते हैं और 2πf को 2π/t लिख सकते हैं? अभी बताता हूँ, देखो पहले ये करते हैं, ओमेगा सिंपल लिखा रहने दो, t की जगह क्या आ जाएगी, अपर लिमिट t/2 माइनस, और लोअर लिमिट जब यहाँ पुट करेंगे, t को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा आपके पास कोस 0, ठीक है। कोस तो था ही, और ये 0 इससे मल्टीप्लाई, 0 t की जगह आया, तो ये पूरी ओमेगा t वाली जो टर्म है वो क्या हो गई, 0, तो कोस 0 आ गया यहाँ पर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। और यहाँ से ये q आ गया, सिंपल q माइनस 0 करके, और ये भी q आ गया। क्लियर। अब देखो इस इक्वेशन को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ये वाली पार्ट, ठीक है, फिर ताकि आपको क्लियर रहे कहानी। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये जो अब आया हमारे पास, ये आ गया q इज़ इक्वल टू में माइनस का I0 ओमेगा कोस ओमेगा t/2 एंड माइनस कोस 0। ये वही इक्वेशन लिख दी मैंने जो नीचे आई है। क्लियर। अब इसको देखो ज़रा, जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे, ओमेगा की वैल्यू जो होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है, ये होती है 2πf, और f को मैं लिख सकता हूँ 1/t, तो ओमेगा की वैल्यू 2π/t पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखो ज़रा क्या होगा, ये आ जाएगा माइनस का I0 ओमेगा कोस, ओमेगा की वैल्यू रखो ज़रा 2π/t, यहाँ से आई, अभी बताया मैंने आपको ये, और मल्टीप्लाई में ये क्या है, t/2 माइनस, और कोस 0 कितना होता है आपके पास, 1 होता है, ठीक है। याद रखना कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देखो ये t से ये t कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर देखो अब क्या आ जाएगा, माइनस का I0 ओमेगा, ये वैल्यू आई है आपके पास कोस पाई, कोस पाई मतलब कोस 180, ठीक है। यहाँ पर डिग्री में बात होगी क्योंकि एंगल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो कोस 180 होता है आपके पास माइनस का 1, और ये -1 इधर से आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ये बात कि कोस पाई की जो वैल्यू होती है -1, ठीक है। अब देखो यहाँ से माइनस I0 ओमेगा, और -1 कितना होता है आपके पास, माइनस का 2, और ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया आपके पास 2I0 ओमेगा, और ये है चार्ज, और ये किसका चार्ज निकला आपके पास, AC का, क्योंकि AC की इक्वेशन ली थी हमने यहाँ I की, ठीक है। उसी के लिए हमने ये चार्ज किसका निकला है, AC का जितना जनरेट हुआ है, ठीक है। ये तो AC का चार्ज जनरेट हुआ। अब हम किसका चार्ज देखेंगे बताओ, अब हम चार्ज देखेंगे अपना DC में, ठीक है। और वो जो चार्ज है वो इसके इक्वेट करेंगे। क्लियर। अभी देखना ज़रा, समझ में आएगा आपको। ये आ गया आपके पास QAC की वैल्यू। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? जब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो DC में जो करंट आएगा, जो कि QDC बनाएगा, ठीक है, और जो कि QAC के इक्वल होगा, वो करंट ही हमारा क्या होगा, मीन करंट होगा, ठीक है। तो इसको मैं लेट करूँगा यहाँ पर, क्या कि IM जो है हमारा मीन करंट, हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं हम, लेट IM बी द वैल्यू ऑफ DC which would generate same amount of चार्ज, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज कौन सा, जितना QAC में बना उतना ही यहाँ पर ये IM करंट बनाएगा DC में, तो इसलिए लिखा लेट IM बी द वैल्यू ऑफ DC, डायरेक्ट करंट की वैल्यू है, विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ज़रा, आपको ये चीज़ पता थी, यहाँ से देखो I में क्या था आपके पास, ये Q/T, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें इसी से ही, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, करंट इनटू में टाइम। अब यहाँ तो स्मॉल चार्ज और स्मॉल टाइम की बात नहीं हो रही, ठीक है ना, DC की बात हो रही है क्योंकि, तो Q की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, I इंटू में T। अब देखो ज़रा, चार्ज कौन सा है ये आपके पास, QDC, तो इसकी जो वैल्यू आएगी I क्या ले लिया हमने, IM करंट लिया, और टाइम कितना लिया हमने, T/2 लिया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब इसमें जैसे ये ऊपर वाली इक्वेशन थी, अगर इसको हम फर्स्ट मान लें और इसको हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या आया आपके पास, QDC, और एज़ पर द जो डेफिनेशन है हमारी उसके अकॉर्डिंग
फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, इक्वल करना है, क्योंकि वो यही कह रहा था कि चार्ज सेम होना चाहिए, ठीक है ना। स्टेडी करंट जो है आपका वो उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज जनरेट करे जितना कि अल्टरनेटिंग करंट में आया। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आई एम की वैल्यू आ जाएगी जो हमें चाहिए, क्योंकि आई एम को ही हमने क्या माना है कि वो AC का एवरेज करंट होगा। क्लियर है इतनी चीज़ या नहीं? तो हम यहाँ लिखते हैं एज पर डेफिनेशन इक्वेटिंग 1 और 2, तो इसका मतलब ये हमारे पास इक्वल होगा QAC और ये QDC। क्लियर? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ QDC इज इक्वल टू में QDC की वैल्यू IM इंटू में T/2 इक्वल टू में, और QAC कितना है आपके पास 2I0 ओमेगा है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू देखो यहाँ इधर क्योंकि T है तो नीचे ओमेगा जो आएगा उसकी वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ मैं। ओमेगा की वैल्यू क्या लिख दूँ, 2π/T लिख दूँ, तो 2π नीचे आएगा और उसका T ऊपर लग जाएगा। समझ में आ रही होंगी ये सब चीज़ें तो, ठीक है। अब आपको पता है इक्वल टू में सेम चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। देखो T से ये T कैंसिल, क्योंकि ये T इधर नीचे आता तब भी कैंसिल होता, ये वाला 2 इससे कैंसिल, समझ रहे हो, या ऊपर वाले से इससे भी हम कैंसिल कर सकते थे इसको। कोई दिक्कत इतनी बताओ, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ से फिर IM की वैल्यू क्या आ गई, IM की वैल्यू आ गई यहाँ से 2I0 अपॉन में पाई। कितनी बात सही है या नहीं है बताओ। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आई है ये जो है IM होगी, यानी कि ये मीन वैल्यू या हम एवरेज वैल्यू कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट की आई है। अब यहाँ से आपको पता चल भी रहा है 2/π ऑफ I0 आ रहा है, मतलब I0 जितना भी होगा, I0 किसका था आपका मैक्सिमम करंट AC का, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट में जो पीक वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू होती है वो I0 होती है, तो उसका 2/π। अगर इसको आप सोल्व भी करना चाहते हो ना तो सोल्व भी हो सकता है। ये देखो कैसे, IM इज इक्वल टू में 2I0 और पाई की वैल्यू रख दो आप 3.14। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि यहाँ पाई की वैल्यू हमने कितनी ले ली है 3.14 और इधर कितनी ले रहे थे हम लोग 180 कर रहे थे। तो देख लो ध्यान से, कोस में जब हम वो वैल्यू को रखते हैं तो 180 में रखते हैं जब ये नॉर्मल आ रही है वैल्यू, ठीक है। यहाँ तो एंगल्स का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर जो ये पाई है वो कितना रहेगा आपके पास 3.14 रहेगा। तो 3.14 अगर रहेगा तो इसका 100 नीचे लगेगा, वो ऊपर चला जाएगा, 200 बन जाएगा ये 314 और ये I0। अब इसको आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। ये आपके पास बनेगी वैल्यू 0.637 आएगी, ठीक है, इसको जब डिवाइड करोगे, और ये I0, ठीक है। यहाँ एक्चुअल में 0.636 आएगा, क्लियर, और आगे आपके पास 9 समथिंग कुछ आता है। तो उसको हम राउंड ऑफ जब करते हैं ना तो 0.36 को हम 7 कर देते हैं, क्योंकि अगली जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी होती है, तो हम इसको 1 बढ़ा देते हैं, तो 0.637 आता है I0 का। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो ज़रा जल्दी से। तो ये IM की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। अब कई बच्चे इसको परसेंटेज में भी निकालते हैं, तो परसेंटेज में कैसे निकाल लेंगे बताओ ज़रा। परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं बताओ जल्दी से, क्या करते हैं। अगर हमें परसेंटेज यूज़ करनी है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम इसमें 100 से। तो देखो इसको अगर हमें परसेंटेज में निकालना है, मैं इधर निकाल देता हूँ इसको। देखो IM इज इक्वल टू में 0.637 I0 इंटू में 100, ये परसेंटेज में बन जाएगी सारी वैल्यू, ठीक है। तो आएगी कितनी आपके पास, ये देखो अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएं, 2 पॉइंट आगे शिफ्ट करें तो 63.7 आ जाएगा, नीचे 100 लगेगा, और साथ में था ये I0 और साथ में फिर था 100, ठीक है ना। परसेंटेज के लिए जो लगाया था हमने, ये 100 से ये 100 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 63.7। जो परसेंट होगा वो किसका होगा आपके पास I0 का हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंट और ये I0 मैं आगे लगा देता हूँ यहाँ, क्लियर। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। I0 का कितना टाइम्स 63.7% टाइम्स ऑफ I0 क्या होगा आपके पास एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि कैसे की है? बहुत ही सिंपल सी कहानी है, बस मेन आपको चीज़ जो समझनी थी वो क्या थी। डेरिवेशन तो सिंपल ही है इसकी, जब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगी। मेन ये डेफिनेशन समझनी है कि क्या है एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की, हम क्यों कर रहे हैं QAC को QDC के इक्वल। समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है ना। तो बार बार आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मल हम एवरेज जो है वो नहीं निकाल सकते थे इसकी, समझ रहे हो। तो हमने क्या किया, एक सर्किट लिया जिसमें हमने देख लिया कि हाफ टाइम पीरियड में कितना चार्ज आ रहा है, उतना ही चार्ज हमने किसमें DC लेकर जनरेट करवाया, और DC में वो करंट की वैल्यू देख ली हमने कितनी है, और उसी वैल्यू को हमने क्या मान लिया कि वो एवरेज वैल्यू होगी किसमें AC में होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? और उसकी अभी हमने वैल्यू निकाल ली भी है, किस तरीके से निकाल लिया है। और बार बार बोल रहा हूँ एक चीज़ याद रखना
कि हाफ टाइम पीरियड के लिए तो ये जो वैल्यू आई है, जैसे मान लो ये जो भी वैल्यू आई है आपके पास, ठीक है, इतनी, ये थी हाफ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। अब अगर हम इसका नेक्स्ट माइनस वाला पार्ट करते, ये वाला पार्ट करते, तो ये वाली वैल्यू किस में आ जाती, माइनस में। तो एवरेज वैल्यू अगर हम टोटल टाइम पीरियड की बात करें करंट की, तो वो क्या होती, 0 होती। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो। इस चीज़ को लिखना है अगर तो लिख भी सकते हो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ये चीज़ नोट में, कि जो एवरेज वैल्यू होगी फॉर AC, या यहाँ लिख देते हैं हम ऑफ AC फॉर फुल साइकिल, वो क्या आएगी, इज़ 0। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही इजी है। और अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये वाला टॉपिक समझ में आ गया, तो इससे अगले जो 3 टॉपिक हैं वो इसी तरीके से हैं, बहुत ईजी, अच्छे से समझ में आएंगे, इसलिए मैंने इस पर टाइम ज़्यादा लगाया आपका। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।